काल तो आप जानते ही हैं, और साथ ही साथ एक अमृत कलश, जिसका क्या है अमृत कलश, बताएं कोई अमृत कलश के बारे में। सर अमृत कलश वहाँ पे है कि एक कलश स्थापित किया जा रहा है जिसमें सारी जगह की मिट्टी को एकत्रित किया और उसका शायद नाम शिला फलकम दिया गया है क्या? कुल मतलब अभी टोटल जो है 766, 766 डिस्ट्रिक्ट हैं ऑल ओवर द इंडिया में। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से मिट्टी ले जाना है, और ये दिल्ली में अमृत वाटिका वहीं पे कलेक्ट किया जाएगा। और इसका दो मोटो है, एक तो सेलिब्रेट करना है हम लोग को इंडिपेंडेंस, जो सॉरी 75 ईयर्स हो गया है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट। और दूसरा एक तरह से हमें ऑनर करना है जो पैट्रियट्स हैं या जो फ्रीडम फाइटर, अनसंग हीरोज, उन लोग के लिए एक तरह से हमें श्रद्धांजलि कर सकते हैं, ट्रिब्यूट या ऑनर। मेन इसमें यही था कि मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, और एक तरह से सिंबॉलिक जर्नी है। और प्रत्येक जिला से कुल 766 डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। सारे जगह से मिट्टी ला करके दिल्ली ले जाना है, और जिसका नाम रखा गया है अमृत कलश प्रत्येक पॉट में। और ये अमृत वाटिका में एक तरह से ट्रिब्यूट किया जाएगा जो अनसंग हीरोज रहे थे, फ्रीडम फाइटर रहे थे, उसके लिए। और साथ ही साथ सेलिब्रेट करेंगे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी से रिलेटेड एक और रहा था, मेरा युवा भारत कैंपेन, हम सुने हैं। जी, मैं भी यस सर वही बोलने सुना वाला हूँ। था। ओके। बताइए इसके बारे में, बताइए जल्दी, कोई बताइए क्या है ये। इसी दोनों दोनों इंटरलिंक, दोनों स्कीम, दोनों एक तरह से कैंपेन है। और इसका नाम, शॉर्ट नाम रखा गया है माई भारत। और एक तरह से ये यूथ जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया गया है कि कैसे डेवलपमेंट यूथ का किया जाए, साथ ही साथ यूथ कैसे डेवलपमेंट को लीड करे। इसके लिए प्रयास हो रहा है कि एक नेशनल यूथ पॉलिसी भी लाई जाए। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वन स्टॉप शॉप, जिस तरह से सिंगल विंडो पोर्टल होता है जो भी चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में, उसी तरह से एक प्रयास है कि इसके लिए भी एक सिंगल विंडो हो। जो भी यंग पीपल है, जिस तरह की भी समस्या है, और इस तरह से कुल मकसद यही है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए। सेंट्रलाइज एक यूथ डेटाबेस बनाया जाएगा, और ताकि एक तरह से डेवलपमेंट हो उसका। ये उसी का एक कंपोनेंट है, मेरी माटी मेरा देश का ही कंपोनेंट है, मेरा युवा भारत, जिसको हम लोग शॉर्ट में माई भारत कैंपेन करते हैं। और ये टोटली टारगेट किया गया है यंग पॉपुलेशन को। एक और न्यूज रहा था, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका नाम सुने हैं आप लोग, कोई यस सर बताएंगे, सुना। बताइए इसके कॉर्पोरेट बारे में चर्चा कर। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है सर। ओके गुड। और क्या है, बताइए कुछ, कुछ डिटेल्स बताइए। हम्म। सर ये न्यूज़ में रहा था एक दो दिन पहले, क्या था मतलब ये क्या करती है, कोई और बताएंगे। ये देखिए, सर हाँ। मार्केटिंग को कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा ये जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन ही है, तो ये दोनों हम्म। के ऊपर ये नियंत्रण करती है कि कहीं मतलब कि जो भी इसके नियम कानून है उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं और दूसरा भी बेच रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा शो कर रहा है अपने साइट पे, हमारे को नीचे दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ। या फिर कुछ अगर टर्म एंड कंडीशन जो बनाया हुआ है ये मार्केटिंग के रिगार्डिंग, अगर उसका उल्लंघन करता है तब इस पे ये कार्रवाई करती है। जी। हाँ,
सिंपल सी बात एक तो है। सही प्रयास। इस हाँ, बात को आसानी बोलिए से बोलिए कहा रुपेश जाता जी। है, हम्म, कहा जा सकता था कि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, किसी की मोनोपोली क्रिएट नहीं हो सके। इस बातों का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान रखती है। हाल ही के जी सर। पिछले कुछ दिनों में रिलायंस जियो ने जब 4G फ्री सेवा देना स्टार्ट कर दिया था, तो एयरटेल ने उनके खिलाफ जो है कि केस किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आपको पता होगा कि 2018 में जब रिलायंस जियो आया था, 4G 17-18 में आ गया था, तो वो फ्री ही चल रहा था। फिर एयरटेल ने केस किया था, और एयरटेल के केस करने के बाद CCI, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने क्या किया, उसको बोला रिलायंस को कि आप यूजर से यूजर फी लें। उसके बाद ही ये रिलायंस जियो जो है कि पैसे लेने स्टार्ट की थी। इसका ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो चीजों को शॉर्ट में रखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। ये और सही आपने चर्चा किया। एक तरह से टू कंट्रोल द मोनोपोली, और एक तरह से बैलेंस बना रहे, किसी भी कंपनी का एकाधित्व जो मार्केट होता है, एकाधिकार वो ना हो। और ये 2002 में इसका एस्टेब्लिशमेंट, एक तरह से एक्ट आया था, CCI एक्ट 2002। अब भले इसको फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया है 2009 में, और इसका मेन मकसद जैसा आपने बता ही दिया, यही मेन मकसद है। अभी चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अडानी ग्रुप की जो कंपनी है, उसमें खास करके जो पोर्ट का जो मामला है, जितने भी पोर्ट अफेयर्स, जो भी पोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें देखा गया है कि 24% जितना भी कार्गोज है, शिप कार्गो, कार्गो मतलब क्या होता है? बड़े-बड़े जो हम्म, कंटेनर में से सामान लाया जाता है उसको कार्गो कहा हाँ, जाता है। मतलब जो मालवाहक जहाज है, तो उसमें देखा गया कि 24% इसका मोनोपोली है। इसलिए चर्चा में रहा है कि CCI की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए, बैलेंस किया जाए, देखा जाए। एक लास्ट है इसमें PM, हाँ, इंडिया लॉन्चेज रेफरेंस फ्यूल। रेफरेंस फ्यूल का नाम जानते हैं आप लोग? रेफरेंस फ्यूल। ये सर क्या कहते हैं, अभी जो है वर्तमान समय में भारत जो है विदेश से आयात करता है इस रेफरेंस फ्यूल का। क्या है बताइए? और इसका सर यूज क्या कहते हैं, पढ़े तो थे सर, याद नहीं आ रहा। सर इसका तीन तो तरह सर के देखिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, और जी इसका जी। सर ओके। ऑटोमोबाइल के परीक्षण में यूज होता है, जो कि भारत पहले इंपोर्ट करती थी, लेकिन अब इसका भारत में ही ये होगा तो ये आत्मनिर्भर योजना, मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। देखिए, 3 तरह का फ्यूल का चर्चा मतलब जनरली होता है। तो इसी में एक है रेगुलर फ्यूल, प्रीमियम फ्यूल, रेफरेंस फ्यूल। बिल्कुल आप लोग पढ़ के आए, दिख रहा है कि कुछ लोग पढ़ के आए हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो कि अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसमें, हाँ, प्रिया जी कुछ बोलना चाह रही थी आप? कोई वो बोलना सर चाह रहे थे बोल कोई? रहे थे कि इसका यूज क्या? टेस्ट, व्हीकल को हम्म टेस्ट करने के लिए होता है। और ये हम्म 3 टाइप का फ्यूल होता है। एक हम्म रेगुलर होता है वही, और प्रीमियम और रेफरेंस फ्यूल। रेगुलर फ्यूल जो होता है उसका मतलब ऑक्टेन नंबर कम होता है, और सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर रेफरेंस फ्यूल का होता है। हम्म बिल्कुल सही बोले आप। ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर क्या है, बताएंगे कोई? पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन नंबर से देखा जाता है, और डीजल की गुणवत्ता देखना होता है तो सीटेन नंबर से। हाँ, इसका कंपोनेंट क्या क्या है? सर आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन रहता है। हाँ, गुड। ये सारा याद रखेंगे। देखिए, अभी इंडिया वही लॉन्च किया, और इंडिया बिकम्स थर्ड कंट्री। पहला कंट्री कौन है? USA। दूसरा कंट्री है आपका, सॉरी, यूरोपियन यूनियन, EU। तीसरा इंडिया। 3 तरह का फ्यूल होता है, रेगुलर फ्यूल, प्रीमियम फ्यूल, रेफरेंस फ्यूल। इंडिया भी अब रेफरेंस फ्यूल लॉन्च कर दी है। इसका कुल यही है कि ऑक्टेन नंबर से हम लोग जो क्वालिटी डीजल होता है, पेट्रोल होता है, उसकी हम लोग गुणवत्ता, ऑक्टेन नंबर में हो गया कि पेट्रोल का बात होती है, और
C10 में डीजल की बात होती है। तो इसका ऑक्टेन नंबर जो रेगुलर फ्यूल होता है वो 87% होता है, प्रीमियम 91 और डिफरेंस फ्यूल 97%। ये आप ये समझिए कि डिग्री है, मापने का तरीका है कि कौन अच्छा क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है और कितना अच्छा। उसी तरह से C10 नंबर जब होगा तो वो डिग्री ऑफ डीजल का बताता है। और एक न्यूज था PM स्वनिधि, ये तो आप जानते ही होंगे, बताइए फुल फॉर्म कौन बताएंगे? PM स्ट्रीट वेंडर, हाँ, प्रधानमंत्री फुल स्ट्रीट फॉर्म वेंडर। बताइए। स्वनिधि है तो इतना तो नहीं, और कुछ होगा ना उसके अलावा? हाँ, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। हाँ, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। और ये कौन सा स्कीम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा स्कीम है? दो तरह का स्कीम होती है ना? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। दोनों में क्या डिफरेंस बताइए, कौन बताएंगे? बताइए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली सर तो स्पॉन्सर्ड सिंपल स्कीम क्वेश्चन में। मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए देखिए जो न्यूज है उससे आप अवगत रहिए ना क्या चल रहा है, तो उसके रिलेटेड आसपास के जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट है, ये तो पता होनी चाहिए ना। और इकोनॉमी में कई बार ये इसी थोड़ी कि तरीके तो से क्वेश्चन पूछ भी दिए जाते हैं ना कि क्या होता है बिल्कुल सेंट्रल बेसिक सेक्टर क्वेश्चन स्कीम है क्या नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, बेसिक क्वेश्चन है ये इकोनॉमी का। सर थोड़ा भूल रहे हैं, लेकिन हाँ, पूरा बोलना चाहेंगे सर ओके, इसमें। प्रयास कीजिए। जैसे सेंट्रल सेक्टर में जैसे 90% सेंटर ही देती है पैसा, 10% इसमें देती है राज्य सरकार, और इसमें स्पॉन्सर्ड में 60 और 40 का रेशियो रहता है। सेंट्रल में 100% देती है पैसा, नाम स्पॉन्सर्ड में है। और वो जो आप बता रहे हैं 90 वाली बात, तो 90% जो होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, और जनरली हिली एरियाज जो स्टेट हैं। बाकी जो भी लैंडेड स्टेट है उसके लिए 60-60-40 का चलता है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा फंडिंग जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। देखिए नाम से क्लियर है, सेक्टर मतलब हमारा है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्स कर रही है। इस तरह से स्पॉन्सर होता है कोई भी, जब हम लोग आयोजन करते हैं तो स्पॉन्सर्ड बाय, तो फंडिंग एक तरह से प्रोड्यूस्ड बाय। तो इस तरह से आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे। स्पॉन्सर तो वहाँ पैसा सरकार लगा रही है आधा आधा, और उसमें सेक्टर में पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। ठीक है, ये भी चर्चा में रहा था क्योंकि इसका एक्सपेंशन बढ़ गया है और अधिक एक तरह से ये फॉर्मल क्रेडिट, मतलब एक तरह से ऋण लेने का जो है और बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट आया है SBI के। तो अच्छा, इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, कौन सा मिनिस्ट्री है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। महुआ। कौन है इसका मिनिस्टर? कुछ नहीं, सब भूल जाता है। जल्दी बताओ इसमें क्या है, कौन है मिनिस्टर? हरदीप सिंह पुरी। चलिए देखिए इसका और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उसको लिवलीहुड के लिए, जब कोविड-19 आया था तो उस समय कि 10,000 रुपया देना था कि आप अपना जो भी अगर रोजगार कर रहे थे स्ट्रीट पे, उसके लिए आपको फिर से, ताकि आप अपना रोजगार को सेटअप कर सकें। और इसमें ये है कि कोलैटरल फ्री लोन्स, कोलैटरल फ्री लोन्स 10,000 तक मिलेगा। और अगर आप रेगुलर जमा कर देते हैं तो उसमें कि आपको मैक्सिमम फिर 50,000 भी मिल सकता है लोन के रूप में। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? कोलैटरल फ्री लोन्स क्या होता है? कोलैटरल कोई बताए जल्दी। कोलैटरल मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि गारंटर कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। उसको कुछ और भी रखने की, जो गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए टोटली इस तरह से बिहार सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है प्रत्येक स्टूडेंट को, जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है स्टूडेंट,
तो उसके लिए सरकार मतलब बिहार राज्य वित्त निगम पैसा वही देती है। पहले क्या हुआ था कि बैंक से टाई अप किया गया था, लेकिन कोई भी बैंक देना नहीं चाह रहा था। तो फिर बिहार राज्य वित्त निगम अपना खुद सेटअप की और वो बोली कि सारा गारंटर हम रहेंगे और पैसा भी खुद वो देना शुरू की। कोलैटरल का मतलब इतना ही समझिए कि उसे कोई भी गिरवी नहीं रखना होगा, कोई भी मॉर्गेज नहीं रखना होगा, उसकी सारी ज़िम्मेवारी सरकार के पास होगी। ठीक है, यही 3-4 इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, तो हम लोगों ने चर्चा किया सीसीआई के बारे में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, मेरा युवा भारत, इसके अलावा पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में चर्चा किया और रेफरेंस फ्यूल के बारे में चर्चा किया। इसके अलावा रुपेश जी बताए ही कौन सा बताए थे अभी? एग्रीकल्चर रोड मैप ना? एग्रीकल्चर रोड मैप के मैं एक्चुअली डाटा बता रहा था कि किस तरीके से डाटा का यूज अच्छा। आंसर राइटिंग में करना है। और मैं क्या करूंगा हाँ, ना, आज बिल्कुल। एक बहुत अच्छा वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? वो आप लोग देख लेंगे और देख के उस पे नोट्स बना के जरूर लाएंगे। वो वीडियो अगर आपने देख लिया ना, तो ये जो एग्रीकल्चर रोड मैप है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और उसमें आप दूसरा ये भी चीज सीख लेंगे कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। एक गवर्नमेंट का ऑफिसर जब आप बनते हैं तो वहां लिखना कैसे होता है, ठीक है? वो वीडियो मैं शेयर करूंगा, 5-7 मिनट का वीडियो है। जो आंसर लिख के लाएंगे, जो उसका नोट्स बना के लाएंगे, मेनली नोट्स बनाना है, नोट्स बना के जो टेलीग्राम चैनल में डालेंगे, उन्हीं को पर्सनली फिर दूसरे दिन कोई दूसरा वीडियो भेजा जाएगा। शर्त हम यही लोगों है। ने उस दिन हाँ, चर्चा किया था रुपेश जी, तो कोई लिख कर लाए हैं प्रश्न का आंसर? एक प्रिया कुमारी लिख के दी थी आंसर, और एक आलिया लिख के दी हैं, और कोई भी बच्चे आंसर नहीं लिखे हैं, लिखना ही नहीं चाहते हैं। ये ये बहुत दुखद लिखना है। ही नहीं चाहता नहीं। लिखना ही नहीं चाहते, कलम उठता ही नहीं है। सर कुछ दिन का मौका दीजिए सर, लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ समझ में आने रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मौका दिया जाएगा। हमने बताया था कि लिखने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है शुभ मुहूर्त की कि जरूरत नहीं आप है। एकदम अपने मन से लिखें। आप उसके रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करें, वेबसाइट खोलें, उसको पढ़ें, 2-3 रिसोर्स को इकट्ठा करें, उसके बाद लिखें। इस तरह से अभी लिखने का हैबिट तो डालें जो हम प्रश्न दे रहे हैं। करंट अफेयर पढ़ के आए हैं आप लोग चलिए मई कोई का? बात नहीं। विजन आईएएस करंट अफेयर मई पढ़े हैं आप लोग? पढ़ने के लिए दिया गया था कल। कल थे ना, कुछ लड़के तो जरूर क्लास में थे, कुछ ही नए बच्चे हैं आज। देखिए, हम लोग डेली जो है ना विजन आईएएस का करंट अफेयर भी करा रहे हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप में का जो लिंक दिया गया है, इसमें है विजन आईएएस का दिया हुआ है, फ्री में पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है? उसको कृपया पढ़ के आएं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि विजन आईएएस का न्यूज भी आता है, डेली न्यूज आता है, उसको भी देख के आया करें। नहीं कुछ देखना, कम से कम 15 मिनट तो न्यूज देखने में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, आपको पढ़ाने के लिए कितना कार्तिकेयन लाल पीला करके आता है। हम भी नोट्स बनाते हैं तो इतना ही लाल पीला हो जाता है। थोड़ा आप भी करके आइए। तो जो देखिए ये देखिए आप लोग हैबिट डाल लीजिए। मैं बार-बार एम्फसाइज करता हूँ कि आप लोग जो भी है करंट अफेयर्स, पहले का जो ट्रेंड था बीपीएससी का वो बदल गया है। तो वन लाइनर जो आप पढ़ते हैं उसकी हैबिट आप चेंज करिए। चीज़ों को सब्जेक्टिव पढ़ने की आदत डालिए, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो। और एक यूपीएससी लेवल की तैयारी रखिए ताकि बीपीएससी किसी भी तरह का बदलाव करे तो आप तैयार रहें उसके लिए। ये देखिए इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा था। ये मैं मई का हम लोग कर रहे थे, पिछला हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिटी के बारे में। जैसे व्हीप के बारे में बताया था, उसके अलावा आर्टिकल 142 के बारे में बताया था, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी जज के बाद एसक्यूएल बाय जज हो गया। ये हम लोगों ने चर्चा किया था, तो हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन आज है 25 इयर्स टू पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। क्या रुपए जी कर लेते हैं 2 कम से कम डिस्कस? हेलो, सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ सर आ रही है। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा है सर। रीडेबल है कि नहीं?
रीड कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं तो धुंधला है सर। धुंधला है? अभी तो आया नहीं कुछ अभी। अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन का ये पहला है, जिसे देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, टॉपिक है 25 इयर्स टू पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। कब हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण का? 2003 में 1998 नहीं, उस 1998 11 मई। तो हम 1998 लोगों ने हाँ, तो ये कह रहा है 25 इयर्स हो चुका है। और इंडिया अब देखिए इससे रिलेटेड अब प्रश्न आ सकता है, यूपीएससी ऐसा ही प्रश्न पूछती है, किसी का 15 साल हो गया, किसी का 20 साल हो गया। जैसे 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, तो जब 20 में वो प्रश्न किया गया था कि हम लोग अब कहाँ तक वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कहाँ तक हम लोग सक्षम हो पाए। उसी तरह से जब नेशनल वीमेन कमीशन बनाया गया था 1992 में, तो उससे प्रश्न आया था जब 25 साल पूरा हुआ था। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब वही ट्रेंड बीपीएससी भी अपना रही है, जो यूपीएससी का पैटर्न है। जैसे कि अब वहाँ भी 20 प्रश्न होते हैं, तब यहाँ भी 20 प्रश्न कर दिया है 3 घंटे में। तो इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स कब हुआ था? 11 मई 1998 को इंडिया ने अपना पोखरण टेस्ट किया था, और इसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति। और 1974 में जो हुआ था उसका क्या नाम था? जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी माननीय प्रधानमंत्री, उसका क्या नाम था? उसका नाम था बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा। बुद्धा। हाँ, बोला तो ये अब देखिए इसमें व्हाई डिड इंडिया चूज टू एक्सरसाइज द न्यूक्लियर ऑप्शन इन 1998? अब इंडिया ने क्यों 1998 में अल्टीमेटली वो मजबूर हो गई इंडिया की, नहीं अब हमें अपना न्यूक्लियर स्टेट बनाना ही पड़ेगा, न्यूक्लियर टेस्ट करना ही होगा। इसका मूल वजह रखा है कि चाइना एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, हमारे जो बगल में है चाइना, एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में डेवलप हो चुका था। ऐसा रिपोर्ट आ रहा था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है। इसके अलावा तीसरा एक प्रेशर भी था टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी। एनपीटी जानते हैं? कोई सुने हैं नाम एनपीटी का? हाँ सर सुने, नाम तो सुने हैं। बताइए क्या है, कुछ भी थोड़ा सा बताइए। उसमें परमाणु अप्रसार संधि पे साइन करना था। बिल्कुल, गुड। एंड सीटीबीटी? था परमाणु हथियार का फैलाव ना उसको रोकने के लिए संधि बनाई गई। हाँ, एक तो एनपीटी था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि परमाणु का उसका प्रसार अब नहीं हो, जहां तक जो डेवलप्ड कंट्री है उसके पास ही रह जाए। और सीटीबीटी भी वही था, इफ इंडिया साइन टू ऑन सीटीबीटी इंडिया वुड हैव बीन क्लोजिंग न्यूक्लियर। अगर वो उस पर साइन कर देगी तो इससे ये हो जाएगा कि आप परमाणु टेस्ट, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ये जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे, चाहे वो रसिया हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, और इसी के, लेकिन इंडिया का था कि नहीं हमें बनाना है, लेकिन हाँ उसकी पॉलिसी थी, इंडिया की कुछ पॉलिसी थी ये कि नो फर्स्ट यूज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी। इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस रहा है, क्यों ऐसा किया? इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल स्टैंडिंग। जैसे कि इंडिया एक तरह से 3-4 एग्रीमेंट का आप नाम सुनते होंगे, जब भी आप बात आता है न्यूक्लियर एग्रीमेंट का, तो उसमें बहुत सारा, ऐसे कि एक है MTCR, जी। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। एक है वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। जी। तो ये सब क्या है कि ये सब कीवर्ड्स है। अब मान लिया आपके पास, मान लिया 8 नंबर का लिखने आ रहा है, अगर आप इसे चर्चा कर रहे हैं, यही अलग बताता है। कुछ नहीं, बस आपने बस मेंशन कर दिया ना, मतलब यू आर टोटली अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ दैट टॉपिक। तो ये चीज ध्यान रखना कि उससे संबंधित कौन कौन सा है। इससे पहले एनपीटी का बात हुआ, सीटीबीटी का बात हुआ, एमटीसीआर, जैसे एमटीसीआर का क्या है, मेंबर है इंडिया, है या नहीं, पता है? हाँ हाँ सर। हाँ बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी है, वाशिंगटन अरेंजमेंट। तो ये मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंस है। एनएसजी का नहीं है सर, एनएससी का जो जिसमें के लिए वो हाँ, एनर्जी का भी नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एनर्जी। उसका बनने के लिए ये हाँ मतलब अभी नहीं है,
उसका। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हुआ, इसमें ये रीजन दिया है कि सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अब क्या क्या आप ही बता सकते हैं। एक तो पहला नंबर तो हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, वी आर टोटली कैपेबल टू फेस ऑल द एक्सटर्नल अटैक्स। क्या क्या इसमें सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग एक मजबूत हुआ है। तीसरा सर जितने भी, परमाणु, हाँ बताइए बताइए। परमाणु को ऊर्जा के रूप में सर प्रयोग करने के लिए बिल्कुल, एनर्जी सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, हाँ उसी को बोलेंगे ऊर्जा सुरक्षा। देखिए यही सब कीवर्ड यूज करना, आप बात सही कर रहे हैं। उसी में आप लिखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा। यही 3-4 चीजें हैं। और मिलिट्री पावर तो बढ़ा ही। उसके अलावा और क्या हुआ, एक तरह से टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, तकनीकी योग्यता भी बढ़ी। तो ये, और साथ ही साथ तो ये 3-4 सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण है कि क्यों रहा। अब इसमें मान प्रश्न आ जाए, रिसेंटली 25 years have been done for the nuclear test, so examine the significance in context of India and in the global level। तो ये क्या है कि जब आप कुछ चीजों के बारे में जान रहे हैं, पढ़े हुए हैं, ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे। तो पहले आप कंटेंट को रीच करना है हर एक टॉपिक का। अब क्या क्या चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है, हमारे बगल में एक पाकिस्तान है जो हमेशा धमकी देता है। उसके अलावा चाइना भी है। तीसरा क्या है, एक हमेशा इंटरनेशनल प्रेशर होता है कि न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करना है। एक जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में यूज कर सके। तो ये सब इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है। और कुछ और चैलेंज हो सकता है। यूरेनियम की कमी हाँ भी है, दूसरे से आयात करना बिल्कुल पड़ता कमी है, है, हाँ। डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक हमारे पास थोरियम है, थोरियम पाया थोड़ी जाता है, कहाँ पाया जाता है, केरल तो में पाया जाता है। केरल में पाया जाता है। उसको हम लोग टेक्नोलॉजी उसमें है कि उसको अगर खर्च करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर मटेरियल ही है। लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी की कमी है और उसमें खर्च अभी ज़्यादा है, इसलिए। लेकिन वो भी एक बहुत एक बेहतर हम लोग के पास विकल्प है, उस पर काम चल रहा है। हाँ, इसी में अब 2 चीज़ ध्यान रखना, बेसिक चीज़ है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। आप लोग जानते होंगे एक क्या है होता दोनों है में डिफरेंस। नाभिकीय संलयन होता है सर, और नाभिकीय अभिक्रिया होता है। हाँ, तो इसी में बताइए हमको, एटम बम और हाइड्रोजन बम दोनों में अंतर। हाइड्रोजन बम सर नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, और सर परमाणु बम जो है नाभिकीय अभिक्रिया पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन, सॉरी, नाभिकीय संलयन और विखंडन। न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। विखंडन। हम्म, संलयन ठीक है में सर ये। एक हाँ एटॉमिक से जैसे 2 से 3 गुना 4 गुना इस तरह बढ़ता चला जाता है सर वो। हाँ, मतलब 2 से 3 छोटे, जब आपस में, मतलब 2 और मोर देन रिक्टर रेशियो में बढ़ता है सर, सिंपल न्यूक्लियाई। 3:9 सिंपल सी बात है कि ऐसे। उसमें चैन रिएक्शन होता है। उसको आप जो बोल रहे हैं ना, प्रमोद या अभिषेक जो भी बोल रहे हैं, आप बोल ठीक रहे हैं, लेकिन वही है कि कीवर्ड आपका जो है ना, फ्रेमिंग थोड़ा सा अभी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, कीवर्ड में हमेशा बात करना हाँ है कि बस सर देखिए, इसमें चैन रिएक्शन मेंस होता में है। यही है। बिल्कुल, मेंस का यही खेला होता है। आप लिख तो हर चीज रहे हैं, लेकिन कितना कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी आप कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड कितना टर्मिनोलॉजी, उसमें हाँ। इनपुट दे पा रहे हैं, यही चीज होता है। कई लोग का होता है ना, सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, हम तो पूरा लिख के आए थे आंसर, सब कुछ लिखे थे। आप सब कुछ दिए हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होता है, टर्मिनोलॉजी होता है, इसके अलावा डेटा फैक्ट्स होता है, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है, वो सब मिस कर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF, WEF, ILO, यूनाइटेड नेशन जितनी संस्थाएं हैं, UNEP, सब मतलब ये सब चिपकाना है। इंडिया में है तो भाई आप नीति आयोग का बात करेंगे। इसके अलावा आप जैसे CCI हो गया। इसके अलावा एक चलता है प्रथम, शिक्षा में जब आते हैं तो प्रथम NGO है, उसका बात करेंगे। तो ये सब आपके पास माइंड में होना चाहिए कि कौन फील्ड का। जैसे आप डेमोक्रेटिक वाले में आएंगे तो एक होता है ADR है, ARC, ADR है, सॉरी ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स।
कहना एक शर्ट है, कन, मतलब ये सब आपको कीवर्ड से आपको कौन कौन संस्था है कि अकॉर्डिंग टू लिख दिया ना, आपका आंसर की इम्पोर्टेंस बढ़ गया। और दूसरी बात ये है ना ये सब है। कि मैं एक चीज कहना हाँ चाहता रुपेश। हूँ कि जो जीएस का आंसर राइटिंग है, ठीक है, वो कुछ नहीं है। आपको अगर उच्च लेवल का गप करने के लिए आता है ना, शुद्ध उच्च लेवल का गप करने के लिए सिर्फ बस बस जानते हैं, बस वही है, जो बिल्कुल। व्यक्ति उच्च लेवल का लफवाजी कर लेंगे ना, उसको आंसर लिखने में कभी समस्या नहीं होगा। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये स्किल कैसे डेवलप होगा। ये स्किल डेवलप तभी होगा जब आप गवर्नमेंट के वेबसाइट को पढ़ेंगे। आप क्या करें, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आज मैंने आपके लिए मेहनत किया है, जो अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके चैनल के लिंक में जाएंगे, चैनल दिखता है ना, दूसरा चैनल जो रहता है, तो मैंने क्या किया कि सारे गवर्नमेंट के चैनल को लाइक कर दिया है। तो वहां पे वो दिख रहा है कि संसद टीवी है, ऑल इंडिया रेडियो है, डीडी न्यूज है, पीआईबी है, बिहार का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे चैनल है उसमें। तो उस पे जाइए, 5-5 मिनट उसके शॉर्ट्स देखा कीजिए। आजकल गवर्नमेंट शॉर्ट्स बना के देती है, ठीक है, उस पे देखेंगे ना, तो वहां पे जो उसका शब्द होता है, जो भाषा होता है, वो पूरा ऑफिशियल होता है। और आपको 5 दिन में समझ में आ जाएगा आंसर राइटिंग करना कैसे है। क्योंकि वो लिखते हैं डॉक्यूमेंट, तो गवर्नमेंट उसी तरीके से लिखती है, आपको भी उसी तरीके से बोलना है, ठीक है। तो उसको देखा कीजिए आप लोग थोड़ा सा, तब भाषा में सुधार हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है ये सब, ठीक है। बढ़े कार्तिकन। देखिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में चर्चा हुआ था, और ये चर्चा भी रिसेंटली इसका एस्टेब्लिशमेंट का हम लोग, कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? 1945 में सर, 24 हाँ, अक्टूबर 24 अक्टूबर। तो इसमें ये हुआ था कि चर्चा इसलिए रहा था कि 49th ग्रुप ऑफ G7 जब समिट हो रहा था, उसमें यूनाइटेड नेशन जो G7 का जो हम लोग चर्चा कर मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी मीटिंग 2023 वाली? तो देश का जापान में हुई G7 थी समिट सर। जापान में हुई थी, हिरोशिमा। जापान में। हाँ, तो उसमें यही चर्चा हुआ था कि कन्फ्लिक्ट यूनाइटेड नेशन है कैपेबल नहीं है, वो कन्फ्लिक्ट नहीं रोक पा रही है। मतलब जनरली उस समय बात रसिया यूक्रेन का बात हो रहा था, अभी आप देख रहे हैं इजराइल हमास का भी है। तो एक तरह से हमेशा न्यूज में इसलिए आ जाती है कि क्या यूनाइटेड नेशन अब पर्टिनेंट रह गई है, प्रासंगिक रह गई है अभी भी। तो इस पे हमेशा विवाद रहता है कि रियली इज द यूनाइटेड नेशन आर स्टिल पर्टिनेंट इन दिस ग्लोबलाइजेशन एरा, they are capable to stop such a war like Russia Ukraine. Earlier WHO are not capable to control COVID-19, इस पे भी चर्चा होता है। तो मतलब ये इसी के बारे में चर्चा हुआ था कि आखिर यूनाइटेड नेशन जो संस्था है वो कितना पर्टिनेंट रह रही है, कितना प्रासंगिक रह रही है अभी के समय में। अब इसमें ये है कि वाई यूएन इज नॉट एबल टू प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट। अभी भी यूनाइटेड नेशन किसी भी कन्फ्लिक्ट को रोकने में क्यों, क्या क्या वजह हो सकता है, बताइए आप लोग, 3-4 पॉइंट बताइए। सर इसमें सबका जो विदेश नीति है सर, वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल एरा में जो है अभी फिलहाल, जिस तरह से फिलिस्तीन और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, हर कोई सर बाहर हाँ, से तो इसको क्या, कहता है कि बिल्कुल इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको कीवर्ड्स में लिखना हो क्या लिखिएगा? आपने जो बताया सही बताया। एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन सॉवरेनिटी एंड इट्स ऑन इंटरनेशनल और नेशनल इंटरेस्ट। जी प्रत्येक कंट्री का एक अपना संप्रभुता होता है, और साथ ही साथ अपना एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्ट होता है, रुचि इंटरेस्ट होता है। होती है उसी को तो बोलते हैं आप डिप्लोमेटिक रिलेशन। जी। इसमें क्या होता है कि हर, हाँ बोलिए बोलिए। और अभी का जो सर बना हुआ है, ये जो अस्थाई जिसमें जो है ये सुरक्षा परिषद में सर, उसमें जो है हाँ। संपूर्ण रूप से जो है क्या कहता है, प्रतिनिधित्व नहीं है सर। उसमें दक्षिणी गोलार्ध का कम प्रतिनिधित्व है, उत्तरी गोलार्ध में जो भी जैसे यूरोपियन कंट्री से 2-3 देश हैं, जबकि सर इधर अफ्रीका कंट्री से देखिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ी आबादी है, फिर भी इनका बिल्कुल। प्रतिनिधित्व नहीं है। हम्म। तो कहीं ना कहीं सर ये 5-6 कंट्री मिलके अपना मोनोपोली एक तरह से यहाँ एकाधिकार जमा कर रखा हुआ है। हाँ, बेहतर बताया। तो इसमें वही क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो उसका एस्टेब्लिशमेंट जो फ्रेमिंग है,
समवे इट इज नॉट गुड। जी सिक्योरिटी हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज भी वीटो पावर है, मतलब इसमें उसमें सर एटलीस्ट इसमें हाँ जैसे सर अभी जैसे 5 को जो वीटो पावर मिला हुआ है सर, हमारे कहने का मतलब जैसे 15 10 और 5 है, 10 अस्थाई है, 5 अस्थाई है। तो क्यों ना वीटो पावर सर दोनों को मिला के दिया जाए। अगर कोई भी चीज पे वीटो लगता है तो 15 15 का अगर 8 7 में ये होता है तब वीटो लगे। बिल्कुल नहीं, इससे उस हुआ बिल्कुल सबसे पहली बात आप जो कह रहे हैं, क्या वीटो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? न- मेजोरिटी से होना चाहिए फैसला या ये वीटो? सबसे बड़ी आयरनी है कि अगर 5 वोट ही, चलिए मान लिए कि 5 ही को वीटो मिला हुआ है, लेकिन उसमें भी आयरनी ये है कि व्हाई नॉट इट शुड बी 3:2 कि जो मेजोरिटी कंट्री हो उसको, लेकिन उसमें भी ऐसा ये भी नहीं रखा गया है। आप इंटरनेशनल संस्था हैं और आप स्टिल यू आर नॉट फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक मैंडेट। डेमोक्रेटिक नॉर्म जी सही नहीं समझ वीटो। लीजिए कि चलिए मान लीजिए वीटो मान लिया है, वीटो ये लोग रखा, लेकिन उसमें भी इन लोग का नहीं है कि 5 है तो 5 में अगर 3 सहमत हो गए हैं तो डिसीजन पारित हो जाए, नहीं है ऐसा। कोई तो भी ये एक भी लगा एक दे बहुत तो बड़ी, हो जाता है। मेजोरिटी से डिसीजन हो नहीं वही तो रहा है। एक, जी हाँ तो ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी है यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि इसमें बदलाव की जरूरत है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स की भी कमी होती है, ना तो उसके सर पास अपना एक सेना होता है, तो सारा कुछ ये जो जितना अधिक कंट्रीब्यूट करता है तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली रूप से चाहती है उस पे दबाव बनाने का। तो दबाव ये सब बना मेन रही चैलेंजेज है। हाँ, रुपेश जी कुछ कर रहे हैं? हाँ, हाँ, बोलिए, आप बोल रहे थे ये बोलिए। कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, ये इनके नकारात्मक पक्ष थे। युद्ध तो नहीं रोक पा हाँ, रही हाँ, है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे कि हुँ, प्रेशर बनाने का काम करती है। यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ युद्ध रोकने के लिए या फिर इन चीजों के लिए नहीं है, और भी उनके पहलू है। दक्षिण अफ्रीका के देशों में, सॉरी, अफ्रीका के देशों में बहुत सारा उनका प्रोग्राम चल रहा है, गरीब देशों को सहायता देता है। तो इस तरीके से उनके कुछ पॉजिटिव पहलू को भी जोड़ देंगे ताकि एक तरफा आंसर ना दिखने लगे। ठीक है। है। हाँ, सर शरणार्थी के लिए सर हम्म। उनके द्वारा कई जो कई सारे हैं ना प्रोग्राम उनके, तो उसका उनका मैंने चर्चा नहीं किया। बस उसको मतलब ये बैलेंस कर देंगे चर्चा में कि इसीलिए रहा हाँ, था कि एक एक चीज को तो क्यों नहीं रोक पा रहा? हाँ, एक चीज हाँ, करने में तो बिल्कुल। पूरी उसमें पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को हम इस बातों के लिए सिर्फ एक असफल संस्था घोषित नहीं कर देंगे। उनकी कई सारे नहीं कर देंगे, प्रासंगिकता बिल्कुल भी और नहीं। सफलताएं हैं अभी भी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ भी है। पॉइंट दे देंगे। उसमें अगर आप एंशिएंट में उठाएंगे, मतलब सॉरी, हिस्टोरिकल कंसेप्ट कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हम्म, जो हमारा रेड रेड सी कैनल का जो विवाद हुआ था उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था यूनाइटेड नेशन ने और उस मामला को सुलझाया था। इससे पहले ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है तो यूनाइटेड नेशन ने ही दिया था कि 2 स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो समवेयर यूनाइटेड नेशन ट्राई टू रिजोल्व दैट कन्फ्लिक्ट। इसके अलावा जो अभी आपका जब ये कोविड-19 हुआ उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, हालांकि कुछ हद तक, लेकिन फिर भी अभी जो वर्ल्ड लेवल पे वैक्सीनेशन किया गया तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ का एक लैंडमार्क आप कह सकते हैं रोल रहा था। ये अभी पॉजिटिव सर इसके फैक्ट भी ऐसा द्वारा नहीं है। सस्टेनेबल गोल का भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाँ, प्रयास बिल्कुल। किया गया है। यूनाइटेड नेशन एफसीसी, हाँ, ये सब भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से यूनाइटेड नेशन बनने की प्रासंगिकता अभी तक ये है कि कम से कम तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होने दिया उन्होंने। छुटपुट घटनाएं हुई हैं बिल्कुल। विश्व में, लेकिन उन्होंने कोई मेजर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा घटना नहीं होने दिया है। तो ये उनके अभी भी प्रासंगिकता को दर्शाता है। इस तरीके से जब आप पॉजिटिव नोट पे कोई क्वेश्चन को एंड करेंगे तो आपका एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो करेगा कि किसी चीज को पॉजिटिवली कैसे देखना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब और चर्चा कर दें या रहने दें? 10:19 हो गए डब्ल्यू हैं। कर सकते हैं, एक आध तो कर सकते हैं, उसके बाद ऑफ किया जाए। एक डब्ल्यूटीओ के बारे में चर्चा रहा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया अपील्ड अगेंस्ट रूलिंग बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट। देखिए, इसमें ये चर्चा में इसलिए रहा था कि इंडिया उसमें एक अपील की थी केस कि कहीं न कहीं इंडिया वायलेटेड जीरो ट्रैफिक कमिटमेंट अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ये एक तरह से विवाद आया था कि इंडिया वायलेट कर रही है जीरो ट्रैफिक। इसमें देखिए विवाद ये हुआ था कि आईटीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट
इसमें अपील ये किया गया था कि करेंटली जो है डिफंक्शनल है, जो भी आईटी सेक्टर हम सॉरी इसमें बोल रहे हैं, कौन सा एक्ट था? आईटी एक्ट हाँ आईटी एक्ट 2000। है। तो हमेशा इसमें जो है ना इसीलिए WTO में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया हमेशा ही विवाद में रहता ही रहता है, कई सालों से ऐसा चल रहा है। और हो क्या रहा है, देखिए सबसे सिंपल बात ये है कि जो इनके मानक हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के और यूएसए के जो मानक हैं ना, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के हो या और भी किसी चीज को लेकर के हो, वहाँ क्या है ना कि जैसे जो हमारे पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स तो इंडिया में बिक रहे हैं और वो यूएसए में बैन है। तो यूएसए बार बार कहता है कि आप जो मेरे यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भेज रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, केमिकल्स हैं, और हम इस लेवल के केमिकल्स को अपने देश में जो है कि अलाउ करते ही नहीं है। तो इसलिए हम आपके प्रोडक्ट को बैन कर रहे हैं। कई बार ये कह के भी बैन किया जाता है, कई बार इसके पीछे मंशाएं कुछ और भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया हर चीजों में रहता ही रहता है। और अभी इंडिया का जवाब ये था, हाँ रुपेश जी, इंडिया का जवाब ये था इसमें, हाँ जैसे कि जो आईटी एक्ट वाला में जो चर्चा हम कर रहे थे हम लोग, हम्म, कि उसमें कि जिस समय हमारा आईटी एक्ट आया था 2000 में, उस समय स्मार्टफोन था ही नहीं, हाँ हाँ, उस समय स्मार्टफोन आया ही नहीं था। आया नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जियो टैरिफ वाली बात जो, तो इनका यही जवाब था कि उस समय जब हम लोग एक्ट लाए थे तो उस समय स्मार्टफोन का था नहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो टैरिफ नहीं लगा पाया, नहीं उसमें चर्चा ही नहीं किया गया था उस एक्ट में। उसमें था अभी ही जो नहीं। एक्ट आया है 2021 हाँ 2021 वाला में, तो इसीलिए विवाद में रहा था। तो WTO के बारे में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उस आप लोग जानते हैं, बताइए कब कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बेसिक बात बता कुछ दीजिए। बताइए। बेसिक बात, WTO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1995 में। 1995 1995 में इससे पहले वो गैट के नाम से जाना जाता था। जनरल एग्रीमेंट हाँ, ऑन और 1 जनवरी 1995 को इसको WTO ट्रेड एंड एक एग्रीमेंट हुआ था, टैरिफ। कौन से एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट के तहत हुआ था। आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं अपना आंसर। एग्रीमेंट का नाम याद रखेंगे, माराकेश एग्रीमेंट। ये 1995 में जो हुआ था, दिख रहा है रुपेश जी? हाँ हाँ दिख रहा है। मराकस एग्रीमेंट वही 1995 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। इसी के तहत ही फिर अल्टीमेटली जब गैट से ये WTO बन गया। और इसका क्या क्या फीचर्स है आप लोग जानते हैं। इसका क्या मेन काम है, जो भी ग्लोबल वैल्यू चेन से सप्लाई का, उसको कंट्रोल करती है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, एक तरह से ट्रेडिंग में ग्लोबल कोऑपरेशन बना रहे, वैश्विक सहयोग, और साथ ही साथ अगर उस तरह का DTA डबल टैक्सेशन या और भी अवॉइडेंस तरह की अगर एग्रीमेंट। कुछ भी, हाँ अवॉइडेंस एग्रीमेंट, या और भी किसी भी तरह का समस्या होता हो तो एक तरह से वो रिजोल्यूट भी करती है, जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजोल्व करने का भी प्रयास करती है। ये मेन WTO का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था और कुछ उसकी काम था, क्या क्या काम है, उसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं बेहतर, बताइए WTO को। बोलिए, कुछ तो बताएं कोई। जो भी विवाद चलता है, कोई कहता है कि भाई टैक्स टैक्स लगा देते हो, कि वो किसी को डेवलप्ड कंट्री कह रहे हो। चाइना आज भी डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में ही आता है अकॉर्डिंग टू WTO, जबकि वो उसकी आप इकोनॉमी बहुत देखेंगे ग्रो जहाँ कर तो गई है। GDP, बिल्कुल। तो ये सब विवाद हमेशा रहता है WTO के साथ, इसको कैसे सही किया जा सकता है। इसमें है, देखिए, एक तो ये है कि जो भी डिस्प्यूट होता है उसको हमेशा सेटलमेंट किया जाए, क्विकली किया जाए, और दूसरा चीज है एक कमिटी हो उसके लिए, और वो कमिटी हमेशा ये प्रयास करे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए एक कमिटी हो, कमिटी में डिसाइड हो, उसमें हर एक जो भी मेंबर है 195 सब मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव हो, और प्रयास ये हो कि जो डेवलपिंग कंट्री है
उसका ज़रूर उसको कंसीडर किया जाए, उसका देखा जाए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तो हो गया और तीसरा है कि जो भी फंड आता है, फंड का जो एलोकेशन होता है, वो भी एक लिमिट ये हो, डिसाइडेड हो कि नहीं, अगर डेवलप्ड कंट्री है तो ज़्यादा फंड देंगे और डेवलपिंग कंट्री है तो कम फंड देंगे और लेकिन उसमें कहीं न कहीं फेवरेबल किसी के प्रति नहीं हो, नॉन पार्टिशियन हो, मतलब टोटली न्यूट्रल हो डब्ल्यूटीओ, ताकि सभी के प्रति एक बैलेंस जो ट्रेड है, ट्रेड का बैलेंस मेंटेन रहे, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रमोट हो। मैं जो इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होता है? नो सर। नो ग्लोबल सर। कोऑपरेशन वैश्विक सहयोग बहुत, हाँ नो ज्यादा सर। बहुत मैं हाँ बेसिक वर्ड का यूज कर रहा हूँ। और न्यूज़ ठीक है है कोई रुपेश कार्तिकेय? जी। आई थिंक हाँ एक्चुअली हुआ क्या ना कि आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहे थे, इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो क्लासेस ही लेट से स्टार्ट हुई हैं, फिर भी हमने 1 घंटा तो करा ही दिया है। 9:26 में स्टार्ट हुआ था, 10:26 हो रहा है। ठीक है, तो कल से हम लोग फिर 9 बजे से ही क्लास करेंगे और कल और भी सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, आज चूंकि 2 ही हो पाए। हाँ हिस्ट्री मैं सोचा था लेकिन हाँ, लेकिन उसमें टाइम है या टाइम कि टाइम ही नहीं है, अब आज अब ऑफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा उसमें सर जैसे मेरा हाँ सर एक सजेशन था सर, हाँ, आप बताइए। जैसे अब जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आज ही क्यों ना डिसाइड हो जाए, कल ये पढ़ के टॉपिक वाइज अगर हो जाता तो सर वो बिल्कुल, थोड़ा बेस्ट। कल भी तो बताए ही थे कि आप मई का करंट अफेयर 10 पेज पढ़ के आएंगे। तो भाई डेली सर तो उसमें तो लंबा मतलब क्या क्या टॉपिक वो नहीं था डिसाइड ना सर नहीं, कि उसमें 10 पेज। पेज दिया हुआ रहता है, तो पेज में तो सारा टॉपिक वगैरह रहता ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप जो है ना फिर आज 10 पेज ऐड कर देखिए लेंगे। अभी जैसे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने अभी डब्ल्यूटीओ तक कर लिया, तो सर उसका अगले 10 पेज तक पढ़ लेंगे। ठीक ठीक है सर। तो ये डेली दिया जाता है। ठीक है, और नहीं सर अब सर हाँ ये होगा उसका ये रहेगा ना सर कि पता रहता है ना कि आगे आज क्या डिस्कस होगा, तो उसमें आदमी। हाँ बिल्कुल। अब बाकी करंट अफेयर्स अगर किसी को कुछ और आज पढ़ के आए एक्स्ट्रा तो शेयर कर सकते हैं, जो हम लोगों ने चर्चा किया उसके अलावा कुछ अगर न्यूज है आपने अगर या कहीं से कोई पढ़ा प्रश्न है, है तो पूछ ले। हम्म। किन्हीं को कोई डाउट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड वगैरह, कुछ भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी स्टेज से, तो पूछ सकते हैं, वरना सेशन को ऑफ करेंगे हम लोग। आईआर का जो आंसर लिखना होता है तो उसका कोई कोई मतलब सोर्स है जहाँ से कि आईआर आदमी पढ़ सके और तैयार कर सके, क्योंकि उसका टर्मिनोलॉजी भी अलग होता है जो पर्टिकुलर यूज किया जाता है कि मतलब आईआर से ही रिलेटेड हो। कोई जनरल आंसर लिखने में तो फिर जनरल मार्क्स मिलेगा। हम्म ऐसा कहीं पर्टिकुलर सोर्स हमको मिला नहीं, अगर आप लोग के पास है थोड़ा बता देते। सोर्स जो है ना, आप जो मंथली मैगजीन जो भी मैं करवा रहा हूँ, आप एक तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ें रेगुलर, और दूसरा आप एक मंथली स्टैंडर्ड मैगजीन पढ़ें। बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, आप 2 ही कंटेंट पढ़ें लेकिन उसको रेगुलर रखें और उसको अच्छे से ग्रैस्प करने का प्रयास करें। लोग इतना मार्केट में कंटेंट लेकिन पढ़ते कहाँ रेगुलर। आज पढ़ लिए, एक रीडिंग हो गया, उसको आप अच्छे से पढ़ें। अब जैसे आप कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन जो 1 साल का मेंस 365 है, उसको उठाइए ना, पढ़िए ना अच्छे से आप, सब कुछ उसमें है, पर्याप्त है, इंटरनेशनल कहीं भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको उठाइए, उस मैगज़ीन को, उसको पढ़िए और कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर पढ़िए। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड, द हिंदू, वो इंडियन एक्सप्रेस। मेंस 365 में भी जो जैसे आईआर का जो टॉपिक फोकस में रहता है वो तो करंट रिलेटेड ही रहता है, मतलब जो करंट में चल रहा है हाँ हाँ, नहीं उसमें उसी के हिसाब फैक्ट से भी उसको होता है। नोट ले। आशीष जी, ऐसा है कि आप पहले ये बताएं कि आईआर का जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये यूपीएससी 2024 को लेकर कर रहे हैं या बीपीएससी को लेकर कर रहे हैं? बीपीएससी अच्छा, के लिए कर बीपीएससी रहे के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए ना कि इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो बेसिक है कि इंडिया का क्या है इंटरनेशनल रिलेशन के पक्ष में, नाम क्या है, उसके बाद ये पंचशील समझौता क्या है, इस तरीके से हर देशों के साथ हर कंटिनेंट के साथ है, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। आप कहीं से छोटा हाँ क्लास कर लें या फिर जानकारी रख हाँ लें। जी, उसी के बारे में पूछ अच्छा रहे थे कि अच्छा मतलब अच्छा अच्छा, ऐसा कोई जो नहीं कोई नहीं, मीडियम बता दीजिए, हम सब चीज आपको बता देते हैं। इंग्लिश 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 मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम में आईआर का आपको शॉर्ट में, चूंकि 69 देना है ना, अभी तो कट ऑफ अब देखते हैं कितना है। कितना रहा है जो कट ऑफ देख रहे हैं आप? 80 आ रहा है मेरा। फिर तो डाउट में नहीं, बहुत ज्यादा डाउट में मत रहिए, तैयारी कीजिए। और
नहीं ठीक है, हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं लग रहा है। अगर कैटेगरी होगा तब तो नहीं जनरल कैटेगरी नहीं है सर। कैटेगरी नहीं है तो फिर भी होप्स हो कि हो जाए। तो पढ़ना तो है ही ना, हो या ना हो पढ़ना तो है ही, तो पढ़ाई करना है, बात खत्म है। होना है तो भी बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो भी पढ़ना तो है ही, तो एक पढ़ाई तो करना है ही मेंस का। पुष्पेश पंत की किताब आती है, ठीक है, प्रोफेसर पुष्पेश पंत है, जेएनयू के हैं, उनकी किताब आती है, उनको आप ले लें, पतली किताब है, एक बार पढ़ लें, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा सारा चीज क्या है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, बेसिक समझ में आ जाएगा। और उसका जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, आईआर में क्वेश्चन हमेशा से, यूपीएससी हो या बीपीएससी कहीं भी हो, कभी भी जीवन में आईआर में क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर का ही आता है, हमेशा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आता है। इसलिए जो कार्तिकेयन चर्चा कर रहे थे अभी, मेंस 365 पढ़ लीजिए, वही पढ़ना है, वही सोर्स है, सारे यूपीएससी के टॉपर तक वही पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें सबसे बात है कि अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, आप मैगजीन को देखेंगे, उसमें डब्ल्यूटीओ का जो अभी करंट जो इवेंट हुआ, क्या चल रहा है, उसके बाद स्टैटिक फैक्ट होता है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, क्या मेन सिग्निफिकेंस है, क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, और इसमें क्या रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। अरे प्रश्न किससे होता है, ये सबसे होता है ना, उसको आप एक बार गो थ्रू तो होइए, पढ़िए तो सही। और बाकी पुष्पेश पंत का बुक बिल्कुल बेसिक है, वो अपना पढ़ लीजिए, लेकिन बेसिक बुक करंट पढ़ सिनारियो लीजिए, तो आपको बेसिक बुक पढ़ के समझ में आ जाएगा ना कि पंचशील समझौता क्या है, नाम क्या है, अमेरिका के साथ हाँ पहले रिलेशन कैसा था, अब रिलेशन कैसा है, 1971 के वार के टाइम में अमेरिका का क्या सिचुएशन चल रहा था, इंडिया चाइना रिलेशन पहले फ्रेंडशिप था, लेकिन धीरे धीरे कैसे जो है कि रिलेशन में दरार आना स्टार्ट हो गया। तो इंडिया का मतलब कि अरब कंट्री के साथ क्या स्टैंड है, इंडिया का फिलिस्तीन और इजराइल के प्रति पहले क्या स्टैंड था, पहले कैसे फिलिस्तीन के प्रति ज्यादा झुका रहता था इंडिया, अभी धीरे धीरे इजराइल की ओर इंक्लाइंड हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। इस तरीके का बेसिक अगर आपको आइडिया लग गया ना, उसके बाद फिर आईआर में कुछ नहीं है, उसके बाद आईआर आपको बहुत आसान लगने लगेगा, करंट अफेयर से उस चीज को अपडेट कर देना, और क्या करना है। इंडिया फिलिस्तीन में जैसे कि चल रहा है अभी, सॉरी इंडिया इजराइल और इंडिया फिलिस्तीन का जो इशू चल रहा है, आप देखिए ना, विकास देवकीर्ति सर भी समझाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें बेसिक बातें वही चल रही हैं। युद्ध भले ही अभी हो, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, और आईआर में हमेशा घटनाएं इसी तरीके से रिपीट ही होती रहती है। जैसे आज कतर वाला मुद्दा था, हमको डिस्कस करना था, अगर टाइम तो ऐसे अलाउ नहीं कर रहा है, फिर भी कतर के बारे में कुछ बता ही देते हैं, आईआर का चर्चा आ गया तो क्या हुआ है कतर का मुद्दा, किसी को कुछ पता है? सर सर इसमें एक भूतपूर्व नेवी नौसैनिक पर्सनल को एग्जीक्यूशन कर दिया है। हाँ सर डेथ पेनल्टी दिया गया है। अच्छा, हाँ ठीक है, उसका बोलिए। उस पे आरोप है कि सर ये इजराइल के लिए जो जासूसी कर रहा था और इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बिल्कुल। जी सर। इसमें सर वहाँ की एक कंपनी थी, उसके द्वारा इन 8 लोगों को हायर किया गया था, और इनका काम था कि वहाँ के जो नौसैनिक जो कतर के हैं उनको ट्रेनिंग देना। अच्छा। और उसी में सर उन पे जो आरोप है कि इनके द्वारा जो उनका सबमरीन बन रहा था वहाँ पे कतर में, उनका जो इंफॉर्मेशन जो है इसे क्या कहते हैं इसराइल से जो है ये शेयर किए हैं। ये सितंबर 2022 अगस्त 2022 की घटना है, 1 महीने बाद पता चला इनके परिजन को कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा ठीक है, देखिए आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर बता दिया, समय का कमी है तो हम करंट अफेयर को डिस्कस नहीं करेंगे। आशीष जी जो बात बोल रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, वो उसको देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ, ठीक है, ये हाँ ठीक है, हट रहा है, ये दिख रहा है स्क्रीन अब, ये दिख रहा है स्क्रीन क्या? तो हाँ नहीं दिख शो रहा है, हाँ ठीक दिख है, रहा दिख रहा है। देखिए अब है क्या कि कतर के बारे में बेसिक बातें तो हो गई, समय है नहीं ज्यादा, हम कल इसको अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि कतर में जो भारतीय जा रहे हैं, बेसिक यही है कि कतर की आबादी का 1/4 हिस्सा भारतीय नागरिकों का है जो वहां काम करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं कि कतर के आबादी का 25% हिस्सा भारतीय नागरिकों का है जो वो वहां काम करने के लिए गए हैं। ये हिस्सा बहुत बड़ा होता है, ये छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, बेसिक में क्या है, ये पहले से याद रहना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा गैस निर्यातक देश है कतर, ठीक है। इतना चीज होने जी के बावजूद कतर के साथ हमारा कोई मतलब कि पाकिस्तान की तरह रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि सूचना मिल रहा है कि कुछ लोग इसमें पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का साजिश मान रहे हैं। और ये मुद्दा जो है ना, आप आज सुन रहे हैं, ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत कई सालों से हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि कतर में 8 सैनिक अधिकारियों को पकड़ लिया है, वहां पे 9 सैनिक अधिकारी थे, ये बहुत दिनों से चल रहा है। अभी क्यों ये सुनाया गया फैसला, अभी सुनाया गया है, इजराइल हमास युद्ध होने के बाद क्यों सुनाया गया? मुद्दा ये है इंटरनेशनल रिलेशन का, अभी क्या हो गया एकाएक। सर इसमें
इसमें सर ये जो इजराइल का जो अभी चल रहा फिलिस्तीन से सर, उससे इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है सॉरी। जान के। और जान के। दूसरा चीज जो सर भारत के द्वारा जो अभी G20 शिखर सम्मेलन में जो एक कॉरिडोर बनाने का जो ये चला है, उसको भी सब इससे प्रभावित करने के लिए ये चाल चल रहे हैं। हुआ क्या कि भारत ने जो है कि हमास के हमले की निंदा कर दी, ठीक है। इजराइल पे जो हमास का हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी का पहला ही ट्वीट था कि इस तरीके के हमले को हम कंडेम करते हैं और भारत का स्टैंड जो है कि इजराइल के साथ है, ठीक है। जो हमले का निंदा किया ना भारत ने, तो वो कतर को नागवार गुजरा है, ठीक है। और दूसरा जो व्यापारिक मार्ग को लेकर के बात कर रहे हैं, उससे भी वो नाखुश है। और सबसे मेन इशू है ये वही कि भारत ने हमास के हमले की निंदा नहीं की, इसलिए उसको जो है कि नागवार गुजरा। तो इस तरीके से है। तो इसमें दो चीजें थी, क्या क्या थी, हम करंट को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कल अच्छे से बताएंगे इसको हम और, ठीक है। क्या क्या थी, पहली बात है कि करंट की चीजें थी और कुछ बातें बेसिक की थी। तो बेसिक बातें आपको पहले से पता हो, कर किसी भी चीज में, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, बेसिक बातें पहले से पता हो, पहले से पूरा रेडी हो। हम लोग उदाहरण देते हैं अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि जैसे कि आप पनीर खाने के लिए जाते हैं जब रेस्टोरेंट में, तो क्या करते हैं कि किसी को पनीर मसाला लेना है, किसी को शाही पनीर लेना है, रेसिपी पहले से तैयार रहता है, बस क्या क्या लेना है वो ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देते हैं और आपको थोड़ा टेबल पे सर्व कर देते हैं। उसी तरीके से यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि बेसिक चीज आपको पूरा स्ट्रॉन्ग करके रखना है, बस करंट अफेयर की रेसिपी थोड़ी थोड़ी सी उसके ऊपर छिड़कनी है और तुरंत जो है कि टेबल पे परोस के दे देना है। तो बेसिक को तैयार रखेंगे, बेसिक को तैयार करने के लिए बेसिक बुक को पढ़ेंगे, ठीक। और समय हो चुका है और ये पीडीएफ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे हमें कि सर इसका पीडीएफ दे दिया जाए। तो ये पीडीएफ पूरा जो है, जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे अभी, ये शेयर कर दिया जाएगा उनको, ठीक है। हाँ कार्तिकेन, क्या किया जाए अब? बिल्कुल। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लें, आज जो पढ़ाया गया उसमें कोई अगर डाउट है तो पूछ लें, या कोई अगर अदर प्रश्न है एग्जाम से संबंधित वो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग साइन ऑफ करेंगे। मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है आज, है कोई प्रश्न तो पूछ लें, अदरवाइज हम लोग साइन ऑफ करेंगे। और 9 बजे से ही सेशन होगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। किन्हीं का कोई प्रश्न है किसी भी स्टेज से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू साइन ऑफ आवर सेशन। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। आई थिंक कि किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट अस साइन ऑफ। गुड नाइट, ओके, बाय बाय, गुड नाइट सर। खुदा हाफिज, सब्बा खैर। गुड नाइट सर, सब खैर। गुड नाइट।